4.9 is about control of non-conforming testing work. अब non-conforming work यानी NC जो हम कहते हैं, ये कब उत्पन्न होता है अपने सेंटर में? जब असेइंग या हॉलमार्किंग के कार्य का कोई पहलू, या नंबर 2 असेइंग और हॉलमार्किंग के हमारा रिजल्ट। प्लीज म्यूट हो जाइए प्लीज। रोज कहना पड़ता है म्यूट हो जाइए। जी गिरिधर कुमार, जी गिरिधर। देखिए इस तरह से समय वेस्ट होता है। आप लोग जैसे ही एंटर होते हैं अपने आप को म्यूट कीजिए, बार बार होस्ट को म्यूट करना पड़ता है। दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू म्यूट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। आपको बोलने का पूरा मौका लास्ट 10 मिनट्स में दिया जाएगा, तब आप बोलिए। तो ठीक है, नॉन कन्फर्मिंग वर्क कब अराइज होता है? जब हॉलमार्किंग, असेइंग हॉलमार्किंग के वर्क का कोई भी पहलू या असेइंग हॉलमार्किंग वर्क का रिजल्ट हमारी जो प्रोसीजर्स है या कस्टमर की एग्रीड रिक्वायरमेंट्स है उसके साथ यदि कंफर्म नहीं होती है, तब नॉन कन्फर्मिंग वर्क सेंटर में अराइज होता है यानी उत्पन्न होता है। तो अब इसका पहला सब क्लॉज क्या कहता है? 4.9.1 सेंटर के पास प्रोसीजर होनी चाहिए। किस लिए? कि जब भी ऐसी परिस्थिति सेंटर में उत्पन्न होती है तो इस सिचुएशन को किस तरह से वो फेस करेगा, वो प्रोसीजर सेंटर के पास होनी चाहिए। और वो ऐसा अगर नॉन कंफर्मिंग टेस्टिंग वर्क उत्पन्न होता है तो उस समय पे उसको वो, और ये जो प्रोसीजर है इसके अंदर क्या क्या जरूरी है? सेंटर को एंश्योर इतनी चीजें। नंबर 1, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटीज फॉर मैनेजिंग नॉन कंफर्मिंग वर्क एट एनी स्टेज आर डेजिग्नेटेड। यानी नॉन कंफर्मिंग वर्क किसी भी स्टेज पे अगर सेंटर में उत्पन्न होगा, रिसीविंग से डिलीवरी तक में, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही और अथॉरिटी उसकी जो उसको मैनेज करने में लगनी है वो हमें अपनी प्रोसीजर में डेजिग्नेट करनी है, यानी उसको ऑथोराइज करना है हमें। और उसकी क्या क्या एक्शन हम लेंगे वो भी हमें उसमें डिफाइन करना है और वो एक्शन हमें लेनी है। अब ऐसी एक्शन क्या क्या हो सकती हैं? तो इन तीनों में से कोई भी एक एक्शन वो हो सकती है। सबसे पहला, हॉल्ट ऑफ वर्क। जो काम जहां पर, जिसमें नॉन कंफर्मिटी हमें दिखी है, वो वर्क जहां पर है वहीं पर उसको रोक देना, ये पहली है संभावना एक्शन। दूसरी है विदहोल्डिंग ऑफ टेस्ट, आप टेस्ट रिपोर्ट रोक देंगे। और तीसरी है विदहोल्ड ऑफ हॉलमार्किंग, हॉलमार्किंग को रोक देना। जो भी हमें जब जरूरी लगता है, जो नॉन कंफर्मिटी का क्या स्वरूप है और रीजंस है, उसके हिसाब से हम इन तीनों में से कोई भी एक्शन जो जरूरी लगती है वो ले सकते हैं। दूसरा उस क्या बता रहे हैं? नॉन कंफर्मिंग वर्क जो हमें दिखा है उसकी सिग्निफिकेंस, यानी वो कितना, उसकी जो सिग्निफिकेंस के लिए कहेंगे उसकी महत्ता, या वो कितना है, वो हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा कि ये हमें कितना इफेक्ट करेगा नॉन कंफर्मिटी, वो हमें इवेल्युएट करना है। तीसरा चीज है करेक्शन इज टेकन इमीडिएटली। हमें करेक्शन, उस नॉन कंफर्मिटी को दूर करने के लिए तुरंत की तुरंत करेक्शन लेना है। किसके साथ लेना है? विद एनी डिसीजन अबाउट द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ नॉन कंफर्मिंग वर्क। नॉन कंफर्मिंग वर्क को क्या हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसकी क्या एक्सटेंट है, जो हमने अपनी पॉलिसी में, प्रोसीजर में लिखा है, यदि वो उस क्राइटेरिया में फिट बैठता है तो हम ये डिसीजन ले सकते हैं। तो करेक्शन के अंदर ये डिसीजन भी आ जाता है, हमें एप्रोप्रिएट करेक्शन लेना है। नंबर 4 इज कस्टमर इज नोटिफाइड एंड वर्क इज रिकॉल्ड वेयर नेसेसरी।
कस्टमर को यदि देखिए आपके पास से ऑलरेडी वो मटेरियल, वो आर्टिकल आपके वहां से ऑलरेडी निकल चुका है और बाद में आपको पता चलती है कि इसमें ये नॉन कन्फर्मिटी थी, तो आप कस्टमर को उसके बारे में नोटिफाई कर सकते हैं। उस आर्टिकल को आप वापस अपने वहां पर बुला सकते हैं, सेंटर में आप रिकॉल कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं दूंगा। ऑटोमोबाइल कंपनी होती है ना, उसमें आपने कभी मार्क किया हो तो कभी कोई प्रोडक्ट, उनका कोई एक बैच का प्रोडक्ट सपोज के बाद में उनको मालूम पड़ता है कि इस हीट लॉट में जितना भी मटेरियल हमारा मैन्युफैक्चर हुआ था उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रह गई है, उनको क्वालिटी कंट्रोल से बाद में मालूम पड़ता है, लेकिन तब तक उनकी लाखों गाड़ियां बाहर निकल चुकी हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपने डीलर्स के थ्रू अपने कस्टमर्स का कांटेक्ट करते हैं, वो पार्ट वो रिप्लेस करके देते हैं। दिस इज कॉल्ड रिकॉल ऑफ वर्क। तो ये हम भी कर सकते हैं। और पांचवी चीज है इसमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑथोराइजिंग द रिजम्पशन ऑफ वर्क इज डिफाइंड। अगर काम हमें कंटिन्यू करना है नॉन कंफर्मिटी दिखने के बाद, तो उसमें जवाबदेही हमें किसी ना किसी को देनी पड़ेगी, यानी अथॉरिटी हमें देनी पड़ेगी कि इसको रिज्यूम करने की अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की रहेगी। इतनी चीजें हमें उस प्रोसीजर में ध्यान रखनी है। इसी का सब क्लॉज 4.9.2 क्या बता रहा है, करेक्टिव एक्शन प्रोसीजर शैल बी फॉलोड प्रॉम्प्टली। हमें करेक्टिव एक्शन की प्रोसीजर भी इसमें अप्लाई करनी है। कहां पर, जहां पर इवेल्युएशन इंडिकेट्स दैट नॉन कंफर्मिंग वर्क कुड रीअकर। हमने जो पृथक्करण किया ये नॉन कंफर्मिंग वर्क का, अगर उसका हम इवेल्युएशन करते हैं, पृथक्करण करते हैं, तो हमें ये दिखता है कि ये जो नॉन कंफर्मिटी जो थी ये फिर से उत्पन्न हो सकती है आगे। तो उस समय पे हमें करेक्टिव एक्शन लेना जरूरी है ताकि वो भविष्य में फिर से उत्पन्न नहीं हो। नंबर 2, कब हमें ये करना है करेक्टिव एक्शन? नंबर 2, there is doubt about the compliance of the center's operations with its laid down policies and procedures। जो पॉलिसी और प्रोसीजर हमने अपने सेंटर के अंदर स्थापित की है, अगर हमें संशय उत्पन्न होता है कि उसके साथ वो कॉम्प्लाई नहीं कर रही है ये नॉन कंफर्मिटी, तब भी हमें करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। और उस करेक्टिव एक्शन में काफी कुछ हो सकता है। आपको अपनी प्रोसीजर में भी चेंज लाना पड़ सकता है, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर भी चेंज लाना पड़ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसी अगर परिस्थिति इन दोनों में से एक उत्पन्न होती है तो हमें करेक्टिव एक्शन लेनी है। ओके, इसका अगला सब क्लॉज है प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस। तो स्टैंडर्ड हमको हिदायत देता है कि हमें एक इंश्योरेंस है जिसका नाम है प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस। ये मिनिमम अमाउंट 2 लाख का हमें लेना है। अब ये क्यों लेना है, तो इसका रीजन क्या है कि हॉलमार्क ज्वेलरी जो आर्टिफैक्ट्स हम लोग हॉलमार्क करके मार्केट में दे रहे हैं, उसकी जो प्यूरिटी या फाइननेस जो है, जो हमने स्टाम्प की है, यदि कल को उठ के उसमें कोई एम्बिग्यूटी आती है या सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट पाई जाती है, तो उसके अंदर जो हमारी लायबिलिटी बनेगी, फाइनेंशियल लायबिलिटी, उसको कवर करने के लिए ये इंश्योरेंस लेना पड़ता है। हालांकि ये इंश्योरेंस डॉक्टर है, वकील है, वो लोग ज्यादा लेते हैं। कि जैसे कभी किसी डॉक्टर के सामने किसी ने केस कि भाई इसने भाई मेरा फला फला ऑपरेशन किया था, उसके अंदर इसने सही ढंग से किया नहीं और उसने केयरलेसनेस बताई, उस हिसाब से भाई मुझे ये जीवन भर के लिए एक क्षति आ गई। तो उस समय पे अगर प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस होता है तो कोर्ट ऑफ लॉ में जो भी पेनल्टी लगाई जाती है वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो ये हमें हॉलमार्क ज्वेलरी के अंदर भी ये हमें हेल्प करता है। इसीलिए प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस कम से कम 2 लाख का लेना जरूरी है। ओके, तो 4.9 क्लॉज जो था वो यहां पर खत्म हो गया। अभी आता है मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स का क्लॉज 4.10 और वो है इम्प्रूवमेंट। हमने जैसे ऑर्गेनाइजेशन में देखा था कि हम जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अपने वहां पर स्थापित करेंगे उसमें हमें एश्योरेंस देना है कि वो कंटिन्यूअली इम्प्रूव हो, हर समय उसके अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो। तो वो इंप्रूवमेंट के बारे में है, तो ये हम पढ़ते हैं। सेंटर को ट्राई हार्ड,
हार्डली ट्राई करना है, किस चीज के लिए? टू अचीव टू कंटिन्यूली इंप्रूव इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। सेंटर ने जो अपनी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित की है उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी असरकारकता हर समय हर घड़ी हर क्षण उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है, उसके लिए सेंटर को कोशिश करते रहना है। और वो किस चीज से आ सकती है इंप्रूवमेंट? थ्रू द यूज ऑफ, इतनी चीजों को यूज करने से वो आ सकती है। नंबर 1, क्वालिटी पॉलिसी। हमें अपनी क्वालिटी पॉलिसी हमेशा फॉलो करनी है, और उस पॉलिसी में जो हमने लिखा हुआ है वो स्टैंडर्ड अचीव करने के लिए क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हमें हमेशा फॉलो करने हैं। जितने भी हमारे इंटरनल ऑडिट होते हैं या हमारे एक्सटर्नल ऑडिट होते हैं, उनके जो भी रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं उनका हमें यूज करना है इस इफेक्टिवनेस को सुधारने के लिए। एनालिसिस ऑफ डेटा, जितना भी डेटा हमारे पास आ रहा है, देखिए हमारे पास हर स्टेज पे डेटा जनरेट हो रहा है, चाहे वो XRF हो, सैंपलिंग हो, फायर हो, मार्किंग हो, कुछ भी हो, तो उसका एनालिसिस करना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द यूज। 5वां है करेक्टिव एक्शंस। हमने क्या क्या करेक्टिव एक्शन लिए, नॉन कंफर्मिटी जो दिखी, क्या क्या दिखी, और उसका पृथक्करण करने के बाद हमने क्या क्या करेक्टिव एक्शन लिए। वो प्रिवेंटिव एक्शन, नॉन कंफर्मिटी उत्पन्न होने की संभावना को ही मिटा देना, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव एक्शन। तो प्रिवेंटिव एक्शन का भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट है मैनेजमेंट रिव्यू। हम जब भी क्वालिटी ऑडिट, इंटरनल क्वालिटी ऑडिट करते हैं उसके बाद मैनेजमेंट रिव्यू करते हैं, उस मैनेजमेंट रिव्यू का भी हमें यूज करना है। यदि हम इतनी चीजों का इस्तेमाल रेगुलर करेंगे अपनी सेंटर के अंदर, तो हमारी मैनेजमेंट सिस्टम की इफेक्टिवनेस हमेशा इंप्रूव होती रहेगी। उसका पहला सब क्लॉज है, अभी सॉरी ये 4.11 इज करेक्टिव एक्शन। अब देखिए करेक्टिव एक्शन को किसको कहते हैं, पहले ये समझना जरूरी है। जैसे कि हमारा रिसीविंग से लेकर डिलीवरी तक का जो काम हम कर रहे हैं, उसके अंदर वो काम हम किस बेस पे करते हैं? हमारी जो पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, जो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स हैं, वो हमने जो एक्सेप्ट किए हैं उसके हिसाब से हम करते हैं। यदि इन सबको फॉलो करते हुए किसी भी आर्टिकल के अंदर कहीं पर भी कॉम्प्लायंस नहीं दिखता, कोई नॉन कंफर्मिटी दिखती है, तो उस नॉन कंफर्मिटी के हम रीजंस देखते हैं। इनको म्यूट कीजिए। हाँ, वो जो नॉन कंफर्मिटी होती है उनके हम रीजंस देखते हैं, और वो रीजंस जो हम देखते हैं उसमें से कौन से रीजन इसमें एप्लीकेबल हो रहे हैं, और उसका हम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो हम अप्लाई करते हैं ताकि वो नॉन कंफर्मिटी दूर हो। इसको कहते हैं करेक्टिव एक्शन। यानी कोई भी नॉन कंफर्मिटी दिखी, उसको किस तरह से टैकल करना और उसको दूर करना, वो जो प्रोसीजर है उसको कहते हैं करेक्टिव एक्शन। तो इसका क्लॉज बताता है पहला 4.11.1, सेंटर को एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश करनी है और एप्रोप्रिएट अथॉरिटी उसको इंप्लीमेंट करने के लिए डेजिग्नेट करनी है। कब, किस समय के लिए ये करना है उसको? जब कोई नॉन कंफर्मिंग वर्क दिखता है, या जब उसकी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में जो प्रोसीजर्स हैं उसमें से कोई डिपार्चर दिखता है, यानी कोई भी चीज उसके अंदर फिट नहीं बैठ रही है, अलग दिख रही है, तब। और तीसरा है टेक्निकल ऑपरेशंस की जो प्रोसीजर्स हैं उसके अंदर भी कोई डिपार्चर दिखता है, तब। इनको आइडेंटिफाई करने की सेंटर को एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश करनी है और उसके लिए उसको एप्रोप्रिएट अथॉरिटी डेजिग्नेट करनी है। ठीक है। इसका सेकंड क्लॉज है, द प्रोसीजर फॉर करेक्टिव एक्शन सेल स्टार्ट। करेक्टिव एक्शन की प्रोसीजर आपकी शुरू कहां से हो जाएगी? उसमें सबसे पहला स्टेज है इन्वेस्टिगेट करना, टू डिटरमिन द रूट कॉज। यानी जो नॉन कंफर्मिटी दिखी है उसका रूट कॉज क्या है। बहुत सारे रूट कॉज हो सकते हैं, आपको वो सारे संभावित कॉजेज आपको पेपर पर लिखने हैं।
वहीं से आपकी करेक्टिव एक्शन शुरू हो जाती है। सबसे पहले आपको रूट कॉज एनालिसिस करनी है, राइट, और अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ ऑल पोटेंशियल कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, यानी ये प्रॉब्लम किस लिए हुई, ये नॉन कंफर्मिटी किस लिए आई, उसके पॉसिबल रूट कॉजेज का हमें एनालिसिस करना है। वहीं से प्रोसीजर शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वन इज, जब करेक्टिव एक्शन की जरूरत होती है तो सेंटर को इतनी चीजों का एश्योरेंस देना है, आइडेंटिफाई पॉसिबल करेक्टिव एक्शंस। हमने जो रूट कॉज एनालिसिस करी उसमें समझिए कि हमारे पास 10 रूट कॉज आए कि ये संभावित रीजन हो सकते हैं, ठीक है। वो रीजन को दूर करने के लिए हमें क्या एक्शन लेना है वो हमें लिस्ट आउट करना पड़ेगा, और उसमें से जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा उसको आइडेंटिफाई करना है ताकि वो नॉन कंफर्मिटी दूर हो। तो उसको आइडेंटिफाई करना, नंबर 1। नंबर 2, सिलेक्ट एंड इंप्लीमेंट द एक्शन मोस्ट लाइकली टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम एंड टू प्रिवेंट रिकरेंस, यानी जो नॉन कंफर्मिटी हमें दिखी है उसकी एलिमिनेट ही हो जाए, यानी वो प्रॉब्लम दूर हो जाए, वो नॉन कंफर्मिटी दूर हो जाए, और साथ ही साथ वो फिर से भविष्य में रिकर नहीं हो, यानी से वो नॉन कंफर्मिटी नहीं दिखे, ठीक है। इस चीजों का एश्योरेंस सेंटर को लेना है। करेक्टिव एक्शन का नेक्स्ट सब क्लोज है 4.11.4। The center shall document and implement any required changes resulting from investigations and monitor the results to ensure that corrective actions taken are effective. अब हमने करेक्टिव एक्शन तो ले ली, लेकिन वो इफेक्टिव है कि नहीं, उसने काम किया है कि नहीं, वो भी जानना जरूरी है ना। तो सेंटर को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। किस चीज को, अगर कोई चेंज हमें करना पड़ता है, इस जो नॉन कंफर्मिटी आई थी उसका जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया और जो करेक्टिव एक्शन लिया, उसके कारण अगर कोई चेंज हमें करना पड़ता है तो वो चेंज को हम डॉक्यूमेंट करेंगे, उसको लिखित में हमें डॉक्यूमेंट करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वो अपने रिकॉर्ड्स में हम दिखाएंगे कि ये हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है, ठीक है। इस तरह से आपकी करेक्टिव एक्शन इफेक्टिव होंगी और आप वो प्रूव कर सकेंगे। ओके, तो अब आती है प्रिवेंटिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन क्या थी कि आपके वहां पर नॉन कंफर्मिटी आई, आपने रूट कॉज एनालिसिस की, उसमें से आपने उसके पॉसिबल रीजंस क्या क्या एक्शन लेंगे वो देखा, और उसमें से जो अप्लाई किया और वो नॉन कंफर्मिटी को दूर किया, दैट इज कॉल्ड करेक्टिव एक्शन। लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन क्या है, नॉन कंफर्मिटी आने से पहले वो नॉन कंफर्मिटी नहीं आए उसका जो एक्शन लेते हैं उसको प्रिवेंटिव एक्शन कहते हैं, यानी टू प्रिवेंट occurrence of non-conformity, that is called preventive action। तो इसके लिए क्या करना है, सेंटर को नॉन कंफर्मिटी जो या तो टेक्निकल हो सकती है या कंसर्निंग टू मैनेजमेंट सिस्टम में हो सकती है, उसके पोटेंशियल सोर्सेस कहां कहां पर वो उत्पन्न हो सकती है, वो सोर्सेस सेंटर को आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, और वहां पर क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वो सेंटर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम पूरी जो प्रोसीजर रिसीविंग से डिलीवरी तक की रोज कर रहे हैं, उसके अंदर कहीं पर हमको लगता है कि ये काम करने से हमें भविष्य में नॉन कंफर्मिटी आ सकती है, तो वो जो सोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उसको इंप्रूव करना, उसको दूर कर देना। जैसे कि मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, सपोज कि आपकी जो लेबोरेटरी एक्चुअल फायर का जो आपका सेक्शन है, उस सेक्शन पे एसिड की फ्यूम्स के कारण ज्यादातर क्या होगा कि आपका जो आपकी सीलिंग होती है ना, उसमें से आपके कलर का या आपने लाइम जो भी अप्लाई किया है उसके पार्टिकल्स ड्रॉप होना शुरू कर देते हैं धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो वो आपको दिखता है कि भाई ये अब 1 महीने बाद ये गिरना शुरू हो जाएगा, तो आपने वहां पर केमिकल स्टोर कर रखे हैं, क्यूपल स्टोर कर रखी है, डिस्टिल वाटर स्टोर कर रखा है, आपकी फर्नेसेस वहां लगी हुई हैं, स्क्रबर है, तो वो उसमें गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल सोर्स हो गया, और उसका इंप्रूवमेंट क्या होगा, या तो हम उसको रब करके निकाल दें या हम उसको फिर से पेंट कर दें, तो दैट इज इम्प्रूवमेंट। तो उससे आपने ये बताया कि आपने प्रिवेंटिव एक्शन ली ताकि आप
आपकी जो नॉन कंफर्मिटी भविष्य में हो सकती थी, आपका एसिड कंटेमिनेट हो सकता था, आपका डिस्टिल वाटर कंटेमिनेट हो सकता था, आपके स्क्रबर के अंडर कंटेमिनेशन जा सकता था, तो वो सब आपने रोक दिया। तो दिस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव एक्शन। ऐसी बहुत सी प्रिवेंटिव एक्शन हम ले सकते हैं अपने सेंटर में। और अगर ये प्रिवेंटिव एक्शन की जरूरत पड़ती है तो क्या करना है हमें? सबसे पहले उसके प्लान डेवलप करने हैं, उसका प्लान बनाना है, उसको उस प्लान को इंप्लीमेंट करना है। पहले बनाना है, फिर इंप्लीमेंट करना है, और फिर उसको मॉनिटर करना है। हमने जो इंप्लीमेंट किया उसको मॉनिटर करना है कि जिससे कि जो भी नॉन कंफर्मिटी उत्पन्न होने की संभावना थी, उसकी उत्पन्न होने की संभावना को उसने कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ठीक है, और हमें इंप्रूव करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है, इसको कहते हैं प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन का सेकंड सब क्लॉज है, प्रोसीजर्स फॉर प्रिवेंटिव एक्शन शेल इंक्लूड। जो प्रिवेंटिव एक्शन की प्रोसीजर्स जो बनाएंगे हम, उसके अंदर हमें क्या इंक्लूड करना है? इनिशिएशन ऑफ सच एक्शंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल्स टू एंश्योर दैट दे आर इफेक्टिव। जो भी हम प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं वो इफेक्टिव है, वो एंश्योर करने के लिए वो एक्शन इनिशिएट करना और उसको अप्लाई करना। ठीक है, ये प्रोसीजर में हमें इंक्लूड करना है। तो ये क्लॉज भी यहां खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट क्लॉज आता है मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट का, क्लॉज 4.13, दैट इज कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, हम जितने भी रिकॉर्ड्स जनरेट करते हैं उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, वो इस क्लॉज में बताया गया है। तो सबसे पहला सब क्लॉज है उसका जनरल 4.13.1, उसका सब क्लॉज है regarding all records the center shall establish and maintain procedure for। जितने भी रिकॉर्ड्स हम लोगों के पास है उसको, उसके लिए सेंटर को प्रोसीजर एस्टैब्लिश करनी है और मेंटेन करनी है। वो प्रोसीजर किस लिए करनी है? नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन, यानी रिकॉर्ड का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा, कलेक्शन, रिकॉर्ड कैसे कलेक्ट करेंगे वो होना चाहिए। इंडेक्सिंग, हमारे पास एक इंडेक्स होना चाहिए जिसके अंदर हमारे सभी रिकॉर्ड्स हमें लिखे होने चाहिए और वो कहां पर रखे हुए हैं वो वर्क स्टेशन का नाम भी होना चाहिए। देन कम्स एक्सेस, उसको हम कहां से एक्सेस कर सकते हैं वो मेंशन करना है। फाइलिंग, उसकी फाइलिंग कैसे करेंगे। उसका स्टोरेज, उसको स्टोर कैसे करेंगे। रिट्रीवल, अगर हमें कोई पुराना रिकॉर्ड चाहिए अभी तो वो हम कैसे रिट्रीव करेंगे वो प्रोसीजर में होना चाहिए। मेंटेनेंस, हम रिकॉर्ड को मेंटेन कैसे करेंगे, क्योंकि कम से कम 3 साल हमें रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, तो मेंटेन कैसे करेंगे। और लास्ट है डिस्पोजल, जो रिकॉर्ड काम का नहीं रहा उसको डिस्पोज कैसे करेंगे। तो हमें इन सभी के लिए प्रोसीजर बनानी है। ये जनरल बता रहा है कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स में। उसका नेक्स्ट सब क्लॉज है 4.13.1.2, जितने भी रिकॉर्ड्स हमारे पास है वो कैसे होने चाहिए? लेजिबल, यानी आसानी से पढ़े जाने चाहिए। ठीक है, इस भाषा में और इस हैंडराइटिंग से लिखे हो ताकि हम उसको पढ़ सकें। दूसरा है स्टोर्ड एंड रिटेन, उसको इस तरह से हम स्टोर करें या इस तरह से रिटेन करें ताकि दे आर रेडीली रिट्रीवेबल, यानी जब भी हमको जरूरत हो तब हम उनको निकाल कर रिफर कर सकें, देख सकें। ठीक है, उसके लिए हमें उनको कैसे रखना है? तो दे शैल बी केप्ट इन फैसिलिटीज that provide a suitable environment to prevent damage or deterioration and to prevent loss। यानी हमको उन्हें इस तरह से रखना है ताकि उनको एक suitable environment, उनको ऐसा environment मिले जिसमें ना कि वो डैमेज हो, ना ही वो deteriorate हो और ना ही वो लॉस हो, यानी खो नहीं जाए। भाई ऑडिटर ने रिपोर्ट मांगा और आपने बोला भाई वो तो चोरी हो गया, खो गया, वो नहीं चलेगा। तो हमें उसका लॉस भी प्रिवेंट करना है। इन तीनों चीजों का हमें ध्यान रखना है। रिकॉर्ड्स लेजिबल होने चाहिए, स्टोर और रिटेन इस तरह से कर रहे हैं ताकि वो हमें जब चाहिए तब वो रिट्रीवेबल हो, और उनको ऐसे एनवायरमेंट में हमें रखना है ताकि उनको डैमेज नहीं हो, वो डेटीरियोरेट नहीं हो, यानी उनको नुकसान नहीं हो और उनका लॉस नहीं हो।
उसका नेक्स्ट सब क्लॉज है, सभी के सभी रिकॉर्ड्स जो है वो हमें सिक्योर रखने हैं, यानी ना तो उसकी चोरी हो ना ही वो खोए, और हमेशा कॉन्फिडेंस में रखने हैं। यानी कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए मेरे जो रिकॉर्ड्स हैं, मेरे सेंटर के जो रिकॉर्ड्स हैं, वो मैंने जिस तरह से रखे हैं वहां से वो लीक नहीं होंगे। दैट इज टू बी हेल्ड इन कॉन्फिडेंस, इस चीज का एश्योरेंस रखना है। नेक्स्ट सब क्लॉज, अगर हम रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर कर रहे हैं कंप्यूटर में या सॉफ्ट कॉपी में, तो सेंटर को उसकी प्रोसीजर बनानी है इन चीजों के लिए। सबसे पहली, उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उनका बैकअप कैसे लेंगे, ऑन अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर जाए हमारी सिस्टम से, उसकी हमें प्रोसीजर बनानी है। और अमेंडमेंट, उसके अंदर हम अमेंडमेंट जब भी करने की जरूरत है, चेंजेस करने की जरूरत है, तो वो हम कैसे करेंगे, इन की प्रोसीजर बनानी है। अब टेक्निकल रिकॉर्ड्स की बात आती है इसके अंदर। 4.13.2 इज अबाउट कंट्रोल ऑफ टेक्निकल रिकॉर्ड्स। तो उसका सब क्लॉज है, द सेंटर सेल रिटेन रिकॉर्ड्स ऑफ, हमें इतने रिकॉर्ड्स तो अपने वहां पर रखने ही रखने हैं टेक्निकल रिकॉर्ड्स में। नंबर 1 इज ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस। ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस क्या है? देखिए, आप XRF के अंदर जैसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए अपना लॉट भेज रहे हैं, कोई मटेरियल आपके पास आया है, तो उस समय में हर एक पीस का क्या XRF ऑब्जर्वेशन आया था, वो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं कि सीधा ही जॉब कार्ड में लिखते हैं, कई लोग जॉब कार्ड में नहीं लिखते, उसको जो कंप्यूटर के अंदर उसके XRF के जो पीसी में जो आया है उसका प्रिंट निकाल के रख लेते हैं। दीज ऑल आर कॉल्ड ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन। उसी तरह से फायर में भी है, फायर में आप सीट बनाते हैं, फायर सीट, उसमें ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन M1 वेट है, फिर M2 वेट है, रिजल्ट है, दीज आर ऑल ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस। डिराइव्ड डेटा कौन सा है कि आपका फायर के अंदर M2 वेट आने के बाद आप डेल्टा निकालेंगे और फाइननेस निकालेंगे, दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड डेटा। कैलिब्रेशन रिकॉर्ड्स, आपके वहां पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसका कैलिब्रेशन है, वो भी आपका टेक्निकल डेटा है। स्टाफ का रिकॉर्ड, आपके वहां पर अभी प्रेजेंट हर पोजीशन पे कौन सा बंदा है, दैट इज ऑल्सो टेक्निकल रिकॉर्ड। आपके सेंटर ने जो भी टेस्ट रिपोर्ट इश्यू किए हैं उसका कॉपी, दैट इज ऑल्सो टेक्निकल रिकॉर्ड। और लास्ट में है सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। ये जो टर्म लिखा है इसके अंदर, ये बहुत वाइड टर्म हो गई, यानी टेक्निकल रिकॉर्ड्स में आपके सारे के सारे जो टेक्निकली रिकॉर्ड्स हैं उसको हमें रिटेन करने हैं। उसमें ये इतने रिकॉर्ड्स तो मिनिमम हमें रिकॉर्ड रखने ही है। ये किस लिए रखने हैं? ताकि हम ऑडिट ट्रेल एस्टैब्लिश कर सकें। ऑडिट के समय पे ये सारे काम में आएंगे आपके। तो टू एस्टैब्लिश एन ऑडिट ट्रेल। सेकंड वन, ऑल दीज रिकॉर्ड्स शैल बी रिटेन्ड फॉर अ डिफाइंड पीरियड। हमें इनको एक डिफाइंड पीरियड के लिए इन सभी रिकॉर्ड्स को रिटेन करना है। देखिए, स्टैंडर्ड बताता है मिनिमम पीरियड रिटेंशन का बताता है, लेकिन यदि कोई चाहे उसको उससे ज्यादा समय तक रखना चाहे तो वो अपनी क्वालिटी मैन्युअल में लिख सकता है कि भाई हम अपने रिकॉर्ड्स इतने समय तक के लिए रिटेन करेंगे। ओके, उसी को वो कंटिन्यू है वो क्लॉज अभी। द रिकॉर्ड्स फॉर ईच टेस्ट, हमने जितने भी टेस्ट किए, जितने भी फायर लिए या जितने भी XRF ऑब्जर्वेशंस लिए, उसके रिकॉर्ड्स सेल कंटेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। उसमें सफिशिएंट यानी इतनी पूर्ति प्रमाण में इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग द अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स का आइडेंटिफिकेशन करना। ठीक है, ये क्यों करना पड़ेगा? इसलिए कि टू एनेबल द टेस्ट टू बी रिपीटेड अंडर कंडीशंस एज क्लोज एज पॉसिबल टू द ओरिजिनल। यदि आपको टेस्ट रिपीट करना पड़ा तो यदि आपके पास ये फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हुए होंगे अनसर्टेनिटी को जो अफेक्ट करते हैं, तो आप जो रिटेस्ट करेंगे वो आप जो ओरिजिनल टेस्ट जो किया था उस कंडीशंस के बहुत ही क्लोज में आप कर पाएंगे, ताकि आपका रिजल्ट ज्यादा रिलायबल आएगा। ठीक है, अभी अनसर्टेनिटी तो लिखा है, लेकिन हमारी ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि 15820 में
अनसर्टनिटी का क्लॉज लिया ही नहीं है, जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर वो अलग बात है। द रिकॉर्ड शेल इंक्लूड आइडेंटिटी ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर, और ये जो रिकॉर्ड्स होंगे इसके अंदर जो काम ये पर्सन कर रहे हैं, जो ये नीचे बताए हुए हैं, उसकी आइडेंटिटी होना जरूरी है। यानी जो बंदा रिसिप्ट कर रहा है, सैंपलिंग कर रहा है, असेइंग कर रहा है, हॉलमार्किंग कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है, उनकी आइडेंटिटी होना जरूरी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, रिसीविंग में आपके जिस बंदे ने रिसीव किया उसके इनिशियल होने चाहिए और वो आइडेंटिफिएबल होने चाहिए। अगर आपको आइडेंटिफाई सिग्नेचर से नहीं होता तो उसका नाम लिखना रखिए नीचे, उसका जो भी XYZ नाम है वो लिखिए। XRF है, XRF के अंदर भी रखिए, सैंपलिंग में, असेइंग में, हॉलमार्किंग में। यानी वो पर्सन जो है, जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, उसकी आइडेंटिटी आपके रिकॉर्ड्स पे से होनी चाहिए। ओके, उसका नेक्स्ट सब क्लॉज है 4.13.2.2, ऑब्जर्वेशंस, डेटा एंड कैलकुलेशंस shall be recorded at the time they are made and shall be identifiable to specific task। हम जो भी ऑब्जर्वेशन करते हैं या जो भी डेटा हमें कलेक्ट होता है या जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं, वो सबको कब रिकॉर्ड करने हैं, जब हम वो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तब। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप 100 पीस का XRF देख रहे हैं और आप वो देखने के बाद आप उसको रख देते हैं और बाद में आप जॉब कार्ड में 3 दिन के बाद आप भरते हैं, दैट इज नॉट अलाउड। आप जिस समय पे देख रहे हैं उसी समय पर आपको वो डेटा भरना है, और जो भी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं आपको उसी समय पर करना है जिस समय पे आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉज, अगर आपके रिकॉर्ड्स के अंदर या आपके ऑब्जर्वेशन में या डेटा में आप जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तब कोई मिस्टेक अकर होती है, भाई मिस्टेक तो होती है ना, लिखने में गलती हो ही जाती है, कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, तो जब भी आपके किसी भी रिकॉर्ड में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस मिस्टेक को आपको क्रॉस आउट करना है, यानी पेन से उसको क्रॉस करना है, और उसको क्रॉस करने के बाद उसको हमें करेक्ट वैल्यू उसके बाजू में लिखनी है और वहां पर इनिशियल कर देना है। यानी ये क्लॉज बताता है हमें ऐसी कोई भी गलती जो रिकॉर्ड में होती है उसको हम व्हाइटनर से इरेज नहीं करना है। कई लोग व्हाइटनर लगाते हैं, दैट इज नॉट अलाउड एज पर स्टैंडर्ड। हमें उसको क्रॉस करना है, करेक्ट वैल्यू बाजू में लिखनी है और वहां पर इनिशियल कर देना है। उसी बंदे का इनिशियल होना चाहिए जिसने वो रिकॉर्ड बनाया है, और ऐसे जितने भी ऑल्टरेशन है दे शैल बी साइंड बाय पर्सन मेकिंग द करेक्शन। अच्छा, अब जो रिकॉर्ड्स हम इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर कर रहे हैं उसके अंदर हमें ये देखना है कि उसका लॉस नहीं हो या ओरिजिनल डेटा जो भी उसमें एंटर किया गया है उसको कोई चेंज नहीं करे। ठीक है ना, उसकी हमें ध्यान रखना है और उसके लिए हमें मेजर्स लेने हैं। देखिए, हम बार बार कह रहे थे रिटेंशन पीरियड हमें रिकॉर्ड्स कितने समय तक रखना है, वो भी स्टैंडर्ड के अंदर लिखा हुआ है 4.13.3 में। रिटेंशन पीरियड, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हमारे सभी के सभी रिकॉर्ड्स जो आगे के क्लॉजेस के अंदर मेंशन किए गए हैं 4.13 में, और सभी के सभी आपके पास जितने भी सर्टिफाइड ज्वेलर आ रहे हैं, ठीक है, उन सभी की ज्वेलरी या आर्टिफैक्ट आपने जो भी स्वीकार किए और हॉलमार्क की है उनके भी रिकॉर्ड्स, ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपको मिनिमम 3 इयर्स के लिए आपको मेंटेन या रिटेन करने हैं। यानी स्टैंडर्ड हमको रिकॉर्ड रिटेन करने का पीरियड दिया है मिनिमम 3 साल। ठीक है, यानी 3 साल तक तो हमें सारे के सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। अब सर्टिफाइड ज्वेलर का समझ लीजिए, ज्वेलर वाइज आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ठीक है, ओके, हॉलमार्क आर्टिकल का ओके। नेक्स्ट क्लॉज ऑफ मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स इज क्लॉज 4.14 इंटरनल ऑडिट्स। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं 4.14.1।
सेंटर को इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करना है। किस चीज का करना है? उसकी जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उन सभी का। वो क्यों करना है? टू वेरीफाई, ताकि वो वेरीफाई कर सके। क्या वेरीफाई कर सके? कि उसके जो ऑपरेशंस हैं वो उसने जो डॉक्यूमेंटेड मैनेजमेंट सिस्टम अपने वहां पर एस्टैब्लिश और इंप्लीमेंट की है, उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उसके साथ वो हर समय कॉम्प्लाई कर रहे हैं। इसको चेक करने के लिए हमें इंटरनल ऑडिट करना है। ठीक है, क्लियर? अब ये इंटरनल ऑडिट कैसे कब करना है? तो विद अ प्री डिटरमिन्ड शेड्यूल एंड प्रोसीजर, यानी एक हम अपनी मैनुअल के अंदर उसका शेड्यूल रखेंगे कि हम इंटरनल ऑडिट कब कब करेंगे, और उसकी प्रोसीजर भी हम अपनी मैनुअल में बनाएंगे, उसी हिसाब से हमें करने हैं। ठीक है। अब स्टैंडर्ड क्या कहता है कि ऐसे ऑडिट इट शैल बी परफॉर्म्ड पीरियोडिकली, ये ऑडिट पीरियोडिकली परफॉर्म होने चाहिए। ठीक है, और वो पीरियोडिकली क्या बता रखा है? प्रेफरेबली ट्वाइस अ ईयर। स्टैंडर्ड बोलता है कि साल में प्रेफरेबल है अगर आप 2 बार करते हैं तो। ठीक है। सेकंड वन, सच ऑडिट सेल एड्रेस ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेंटर, यानी टॉप मैनेजमेंट आपका लेना है, वहां से आप रिसीविंग, और रिसीविंग से लेकर आप अपना मार्किंग सेक्शन, ये सभी की सभी एक्टिविटीज इंक्लूडिंग टॉप मैनेजमेंट कह रहा हूं, इन सब का आपको इंटरनल ऑडिट करना है। Such audits shall be carried out by trained and qualified personnel independent of the activity to be audited। अब ये इंटरनल ऑडिट कौन करेगा? आपका स्टाफ का सब मेंबर नहीं कर सकता है। आपको अपने स्टाफ में से कुछ लोगों को इंटरनल ऑडिटर का ट्रेनिंग देना पड़ेगा और उनको सर्टिफाई करना पड़ेगा कि मेरे सेंटर में ये इंटरनल ऑडिटर है। यही लोग, ये ट्रेन्ड और क्वालिफाइड पर्सनल ही इंटरनल क्वालिटी ऑडिट कर सकेंगे, और उसमें यह ध्यान रखना है कि वो अपनी जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके अलावा की एक्टिविटी को ऑडिट करेंगे। इट मींस दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्टिविटी टू बी ऑडिटेड। इसका मतलब क्या है? यदि आपका असे मास्टर है और वो आपका सर्टिफाइड इंटरनल क्वालिटी ऑडिटर है, तो वो अपने जो आपके सेंटर में टेस्ट सेक्शन है या असे सेक्शन है उसका ऑडिट वो नहीं कर सकता है, उसका ऑडिट किसी और ऑडिटर को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट हमें इस सब क्लॉज में दे रखी है। सेकंड सब क्लॉज है इसका इंटरनल ऑडिट का 4.14.2। जब आप इंटरनल ऑडिट करते हैं और उसके रिजल्ट्स में आपको संशय क्रिएट हो, डाउट क्रिएट होता है ऑपरेशंस की इफेक्टिवनेस में, आपके सेंटर के ऑपरेशंस की इफेक्टिवनेस पे डाउट क्रिएट हुआ, या आपके जो टेस्ट रिजल्ट्स है वो उसकी करेक्टनेस, वो कितने सही आ रहे हैं या वो वैलिड है कि नहीं, उसमें अगर डाउट क्रिएट होता है तो आपको तुरंत की तुरंत करेक्टिव एक्शन लेनी है। और करेक्टिव एक्शन कैसे लेंगे वो हमने आगे 4.12 में देखा कि करेक्टिव एक्शन हम कैसे करेंगे। ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेशन से आपको यह मालूम पड़ता है कि आपके रिजल्ट अफेक्ट हुए हैं, सेंटर के रिजल्ट पे अफेक्ट हुआ है, तो सेंटर को ये बात अपने कस्टमर्स को राइटिंग में बतानी है। ओके, इंटरनल ऑडिट का नेक्स्ट सब क्लॉज 4.14.3। इतनी चीजें हमें इंटरनल ऑडिट में रिकॉर्ड करनी है। नंबर 1, एरिया ऑफ एक्टिविटी ऑडिटेड, कौन से एरिया को आप ऑडिट कर रहे हैं। जैसे सपोज के आपने फायर सेक्शन को कर रहे हैं तो आप टेस्ट ऑब्लिक असे सेक्शन लिख सकते हैं। सेकंड, ऑडिट फाइंडिंग्स, वो ऑडिट करने के समय पे आपको वहां पर क्या मिला, ऑडिट फाइंडिंग्स वो। और तीसरा है करेक्टिव एक्शंस अराइज फ्रॉम देम, और वो जो फाइंडिंग्स आपको मिले या जो भी नॉन कन्फर्मिटी मिली उसके लिए आपने क्या करेक्टिव एक्शन लिए वो। ये 3 चीज आपको अपने इंटरनल क्वालिटी ऑडिट के रिकॉर्ड में आपको मेंटेन करनी है।
नेक्स्ट सब क्लॉज 4.14.14, कभी कभी ऑडिट जब होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, उसमें कुछ नॉन कंफर्मिटी ऐसी होती है कि जिसका हम करेक्टिव एक्शन तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन वो करेक्टिव एक्शन करने में समय लग सकता है। जैसे मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूंगा जो आप सब समझ जाएंगे। सपोज कि इंटरनल ऑडिट के अंदर आपको पाया गया कि कैलिब्रेशन, आपकी जो आपकी फर्नेस है उसका कैलिब्रेशन आपका एक्सपायर हो चुका है, तो इट बिकम्स एनसी, नॉन कंफर्मिटी बन गई। तो आपने उसमें लिख दिया, आपके इंटरनल क्वालिटी ऑडिट के रिकॉर्ड में आपने ये एनसी लिख दी और उसका करेक्टिव एक्शन भी बता दिया कि हम इसको कैलिब्रेट करवाएंगे, ठीक है। और आपने वो भी लिख दिया कि एज अर्ली एज पॉसिबल। लेकिन ये एज अर्ली एज पॉसिबल यू डोंट नो कब होगा, 5 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, 50 दिन लगेंगे, यू डोंट नो, ठीक है। तो जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तब आपको फॉलो अप ऑडिट करना पड़ता है, और ये चीजें आपके मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं सारी की सारी। तो फॉलो अप ऑडिट एक्टिविटीज शैल वेरीफाई एंड रिकॉर्ड द इंप्लीमेंटेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ करेक्टिव एक्शन टेकन, यानी आपने जो करेक्टिव एक्शन ले रखे हैं वो आपके इफेक्टिव हुए हैं, इंप्लीमेंट हुए हैं और इफेक्टिव है, उसको जानने के लिए आपको फॉलो अप ऑडिट भी करना पड़ेगा। वो भी आप अपने रिकॉर्ड में दिखा सकते हैं कि मैंने फॉलो अप ऑडिट किया है, ठीक है। तो अभी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट का लास्ट क्लॉज आ रहा है 4.15, दैट इज मैनेजमेंट रिव्यू, ठीक है। इस क्लॉज के साथ हमारा मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्लॉज भी हम कंप्लीट कर रहे हैं अभी। 4.15.1, देखिए मैनेजमेंट रिव्यू कौन कर सकता है, ये टॉप मैनेजमेंट करता है, ठीक है। नोटिस इसकी क्वालिटी मैनेजर इश्यू करेगा, लेकिन ये हमेशा परफॉर्म करता है टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट शैल कंडक्ट अ रिव्यू ऑफ द सेंटर्स मैनेजमेंट सिस्टम, असेइंग एंड हॉलमार्किंग एक्टिविटीज। टॉप मैनेजमेंट को अपने सेंटर की मैनेजमेंट सिस्टम का, असेइंग और हॉलमार्किंग की एक्टिविटीज का रिव्यू कंडक्ट करना है। किस लिए करना है, ताकि वो इंश्योर कर सके, उसको ये भरोसा आए, क्या, नंबर 1, देयर कंटिन्यूइंग सूटेबिलिटी, मैनेजमेंट सिस्टम और हॉलमार्किंग एक्टिविटीज कंटिन्यूअली सूटेबल है, वो उसको उससे मालूम पड़ेगा। नंबर 2, इफेक्टिवनेस एज पर प्लान्ड शेड्यूल एंड प्रोसीजर, जो शेड्यूल बनाया गया था, जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश की गई थी, वो इफेक्टिव है, वो भी एश्योरेंस उसको मिलता है। नंबर 3, टू इंट्रोड्यूस नेसेसरी चेंजेस और इंप्रूवमेंट्स, जहां जहां पर चेंज करने की या इंप्रूवमेंट करने की दरकार मिलती है, वहां वहां वो उस चेंज को या उस इंप्रूवमेंट को वो इंट्रोड्यूस कर सके। इसके लिए मैनेजमेंट रिव्यू टॉप मैनेजमेंट को करना पड़ता है, ठीक है। अब उसकी अवधि बताई है स्टैंडर्ड ने, such review shall be conducted periodically, preferably twice a year, यानी स्टैंडर्ड बोलता है कि ये प्रेफरेबल है अगर आप साल में 2 बार करें। अब इसका थंब रूल सीधा है कि आप IQA करेंगे, उसके बाद आप MRM करेंगे, ठीक है। वो आप अगर साल में 2 बार कर रहे हैं तो आपको 2 बार करना पड़ेगा। यही क्लॉज कंटिन्यू है। सच रिव्यू शैल टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग, अब ये जो रिव्यू होगा टॉप मैनेजमेंट जो MRM करेगा, उसके अंदर इतनी चीजें उसको कवर करनी ही करनी है। ये स्टैंडर्ड बता रहा है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। इसके अलावा आप कुछ और करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, पर इतना तो आपको अपने रिकॉर्ड्स में दिखाना ही है। नंबर 1, सूटेबिलिटी ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, यानी आपकी अभी जो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स आपकी मैनेजमेंट सिस्टम में आपने डिफाइन कर रखी है, वो सूटेबल है या नहीं, वो आपको उसमें बताना है। अगर सूटेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, वो उसके अंदर लिखना है। नंबर 2, रिपोर्ट्स फ्रॉम मैनेजरियल एंड सुपरवाइजरी पर्सनल, जो भी आपका मैनेजरियल स्टाफ या आपका सुपरवाइजरी स्टाफ है, उनकी तरफ से आपको जो जो रिपोर्ट मिले हैं वो उसके अंदर इंक्लूड करने हैं, ठीक है। नंबर 3, आउटकम ऑफ रिसेंट इंटरनल ऑडिट,
अभी लास्ट में जो आपका रिसेंट इंटरनल क्वालिटी ऑडिट आपने किया हो, उसके अंदर आपको क्या नतीजे मिले, उसका क्या आउटकम था, वो भी रिव्यू में बताना है। करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, आपने ये मैनेजमेंट से और इसके पहले का जो मैनेजमेंट रिव्यू किया था, इन दोनों रिव्यू के बीच में क्या क्या करेक्टिव एक्शन आपको लेनी पड़ी, क्या क्या प्रिवेंटिव एक्शन आपको लेनी पड़ी, उसमें से कौन सी आपने ली, वो सब उसमें दिखानी है। असेसमेंट्स बाय एक्सटर्नल बॉडीज, यानी आपकी एक्सटर्नल बॉडी तो देखिए ज्यादातर बीआईएस ही रहती है, तो बीआईएस ने आपके जितने भी ऑडिट इस रिव्यू से अगले रिव्यू के बीच के समय में किए हैं, उन सब का रिजल्ट्स आपको मैनेजमेंट रिव्यू में मेंशन करना है। रिजल्ट्स ऑफ आईएलसी और प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आपने जितनी भी आईएलसी में पार्टिसिपेट किया है या प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग में पार्टिसिपेट किया है, उनका क्या रिजल्ट आया, वो भी आपको मैनेजमेंट रिव्यू में मेंशन करना है। चेंजेस इन द वॉल्यूम एंड टाइप ऑफ वर्क, आपके सेंटर में जो काम आ रहा है हॉलमार्किंग का, उसमें क्या चेंज हुआ है, उसके वॉल्यूम में, उसके टाइप में क्या चेंज हुआ है, वो भी आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं, करना ही है, सॉरी करना ही है। कस्टमर फीडबैक, आपने जो कस्टमर से फीडबैक लिए हैं, वो भी आपको इसके अंदर दिखाने हैं कि फीडबैक आपने कब लिया था, उस फीडबैक में आपने क्या पाया, उस फीडबैक से आपको अगर कोई करेक्टिव एक्शन लेनी पड़ी तो आपने क्या ली, वो इफेक्टिव है कि नहीं, वो सब आपको कस्टमर फीडबैक के उसमें बताना है। कंप्लेंट्स, कि जितनी भी कंप्लेंट्स पहले मैनेजमेंट रिव्यू से इस मैनेजमेंट रिव्यू के बीच में आपके सेंटर में आई है, वो सभी कंप्लेंट्स के बारे में आपको लिखना है। क्या कंप्लेंट आई, उसका क्या इन्वेस्टिगेशन था और उसका क्या आपने एक्शन लिया उसको रिजॉल्व करने के लिए। रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, आपकी सिस्टम को मैनेजमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस आते हैं आपकी तरफ से, आपके तरफ से, वो उसके अंदर आपको रिकॉर्ड करने हैं। लास्ट है अदर रेलेवेंट फैक्टर्स, और भी दूसरे फैक्टर्स जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज, रिसोर्सेज एंड स्टाफ ट्रेनिंग, यानी क्वालिटी कंट्रोल की आप क्या क्या एक्टिविटी और करना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि भाई मैं अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, वो भी आप लिख सकते हैं। स्टाफ ट्रेनिंग यानी किसी भी चीज की, कोई नया स्टाफ बंदा है उसको आपको ट्रेन करना चाहते हैं, या आप कोई बंदा है जिसको इंटरनल क्वालिटी ऑडिटर बनाना चाहते हैं, आप कुछ भी जो भी आपको दिखता है ये आप उसके अंदर अदर रिलेवेंट फैक्टर्स में लिख सकते हैं। साथ में आप रिसोर्सेज, आपको नए रिसोर्सेज चाहिए तो वो भी आप उसमें लिख सकते हैं कि भाई अभी मेरा काम बढ़ गया है और मैं एक XRF से काम कर नहीं पा रहा हूं, तो मुझे एक XRF और खरीदना है। तो आप वो इसमें अदर रिलेवेंट फैक्टर्स में अपने मैनेजमेंट रिव्यू में बता सकते हैं कि भाई हमें टू कोप अप द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ वर्क वी नीड 1 more XRF टू बी परचेज, वो आप बता सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं और बता सकते हैं। मैनेजमेंट रिव्यू का नेक्स्ट सब क्लॉज है 4.15.2, द फाइंडिंग्स ऑफ सच मैनेजमेंट रिव्यू एंड द एक्शंस दैट अराइज फ्रॉम देम शैल बी रिकॉर्डेड। मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर आपको जो जो चीजें डिस्कवर हुई, जो फाइंडिंग्स मिले वो, और उसके ऊपर से आप क्या एक्शन लेने वाले हैं वो सब आपको रिकॉर्ड करनी है और अपनी फाइल में मेंटेन करनी है। Top management shall ensure that those actions are carried out within an appropriate and agreed time scale. Top management की ये जिम्मेदारी बन जाती है, उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो भी एक्शंस जो हमने डिफाइन की है, जो अराइज हुई है रिव्यू में, वो सब की सब जो भी टाइम स्केल नक्की किया है उस टाइम स्केल के अंदर वो ले ली जाती है। इसका एश्योरेंस टॉप मैनेजमेंट को देना है। ओके, तो यहां पर हमारा IS 15820 का पार्ट 1 जो था मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स क्लॉज 4, वो हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाता है।
कितना समय हुआ है?